अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मारूफ अफसाना निगार व नावल निगार ज़िया साबरी का नावल ख़ज़ां रसीदा। नाजरीन, ये वीडियो नावल की चौथी किस्त है। इससे पहले की 3 किस्तों की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप इस शानदार नावल की तमाम किस्तें देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, इससे पहले कि हम नावल ख़ज़ां रसीदा की चौथी किस्त शुरू करें, मुनासिब मालूम होता है कि हम पिछली किस्तों का मुख्तसर खुलासा भी आपके सामने पेश कर दें। तो आइए देखते हैं गुज़श्ता किस्तों का खुलासा। अज़रा 6 माह बाद मुराद को अचानक बाज़ार में नज़र आई तो वो इसे लेकर करीबी रेस्तोरां में चला गया। वहाँ इसने अज़रा को घर वापस आने के लिए कायल करना चाहा, मगर वो हमेशा की तरह इसे शेषोपंज में छोड़कर चली गई थी। फिर मुराद ने इसे हर कीमत पर ढूंढ कर वापस लाने का तहैया कर लिया और इसी धुन में वो मलीर के इलाके में उसे ढूंढने निकल खड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से उसने अज़रा को सुराग लगाया और इससे मिलने के लिए बंगले पर पहुंच गया। कॉल बेल दबाई तो अज़रा ने इसे वापस जाने को कहा, मगर फिर इसको अंदर बुला लिया। ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद अंदर चली गई। वापस आकर मुराद के पास बैठ गई कि अचानक ड्राइंग रूम के दरवाज़े पर कृष्ण चंद पुलिस इंस्पेक्टर के साथ नमूदार हुआ और पुलिस ने मुराद को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस मुराद को लेकर थाने पहुंची, जहां मुराद ने पुलिस के साथ भिड़ने की कोशिश की, मगर पुलिस ने इसे फुटबॉल बना लिया और बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर इसे एक वीरान सी जगह पर एक कोठड़ी में कैद कर दिया गया। 3 माह तक इस कोठड़ी में कैद रहने के बाद मुराद ने एक सिपाही परियल को अपना हमराज बनाया और उसकी मदद से वहां से भाग निकला। घर पहुंचा तो पता चला कि इसका मैनेजर रहमान घर का सामान उठाकर मकान खाली कर गया था। दफ्तर भी अपनी जगह मौजूद ना था। अब मुराद बेघर बेखानमा था। दोस्तों से मदद लेने का इरादा किया तो किसी भी दोस्त ने उसकी मदद ना की और आखिरकार कराची की सड़कों पर बेजारो मददगार घूमते हुए उसने हिम्मत हार दी और ख़ुदकुशी के इरादे से नेटी जेटी के पुल की तरफ रवां हो गया। मुराद समुंदर में छलांग लगाने ही वाला था कि किसी ने इसे कॉलर से पकड़कर पीछे खींच लिया। मुराद ने देखा कि इसके सामने एक खुशपोश शख्स खड़ा है। वो इस शख्स पर पिल पड़ा और अपने दिल की भड़ास निकालने लगा। उस शख्स ने इसे हौसला दिया और बताया कि इसका नाम तारिक हाशमी है और वो एक एडवोकेट है। फिर तारिक हाशमी मुराद को समझा बुझाकर अपने साथ दफ्तर में ले गए। मुराद से उसकी पूरी कहानी सुनी और इससे वादा किया कि वो मुराद को इंसाफ दिलाएंगे। तारिक हाशमी ने मुराद को अपना असिस्टेंट रख लिया और अपने दफ्तर में ही रहाइश दे दी। तारिक साहब ने मुराद को साथ ले जाकर थाने में रहमान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई और हाई कोर्ट में हब्से बेजा और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की एक रिट बरखिलाफ़ इंस्पेक्टर खुर्शीद, कृष्ण चंद और अज़रा दायर कर दी। रिट की समाअत की तारीख में अभी 2 दिन बाकी थे कि कृष्ण चंद का पालतू गुंडा मंसूर रात को तारिक साहब के दफ्तर में पहुंच गया और मुराद को धमकी दी कि अगर उसने कृष्ण चंद के ख़िलाफ़ अदालत में बयान दिया तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा। केस की समाअत के दिन मुराद तारिक साहब के साथ अदालत पहुंचा और तमाम दास्तान अदालत को सुना दी। मंसूर के ख़िलाफ़ भी एक दरख्वास्त अदालत में जमा करवा दी गई थी। समाअत शुरू हुई तो मुराद के बयान के बाद अदालत ने कृष्ण चंद से पूछा कि क्या अज़रा इसके साथ रहती है, तो कृष्ण चंद ने इकरार कर लिया, जिस पर तारिक साहब ने पॉइंट नोट कर लिया और अदालत की तवज्जो दिलाई कि एक मुसलमान लड़की एक हिंदू के साथ किस रिश्ते से रह रही है। अदालत ने इसी पॉइंट को बुनियाद बनाकर कृष्ण चंद और अज़रा की गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया और साथ ही मंसूर के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए मंसूर को भी गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया। अगली पेशी पर गवाहान तलब किए गए थे, मगर कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिल रहा था कि किसी तरह परियल को पता चल गया और वो तारिक साहब के पास पहुंच गया और कहा कि वो इंस्पेक्टर खुर्शीद के ख़िलाफ़ गवाही देगा। दोस्तों, ये तो था गुज़श्ता किस्तों का खुलासा और अब मुलाहिज़ा हो ख़ज़ां रसीदा की चौथी किस्त। कमरा अदालत खिंचा खिंच भरा हुआ था। वकला हजरात अपनी नशिस्तें संभाल चुके थे और जज साहब का इंतज़ार था। थोड़ी ही देर बाद एक चाको चौबंद सफ़ेद बुराक वर्दी में मलबूस अहलकार ने जज साहब की आमद का ऐलान किया। कमरा अदालत में मौजूद तमाम लोग एहतरामन खड़े हो गए।
काले जुब्बे में मलबूस एक बावकार शख्सियत अदालत की कुर्सी पर आकर बराजमान हुई। जज साहब के चेहरे से जहानत और संजीदगी टपक रही थी। कनपटियों के बाल सफ़ेद थे और आम तासुर में सख्त गीर शख्सियत मालूम दे रहे थे। अदालत में मौजूद लोग आपस में चहमगोइयों में मसरूफ़ थे कि अचानक जज साहब की बारोब आवाज़ ने सबको खामोश करा दिया। ऑर्डर ऑर्डर, कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत के पेशकार ने एक मुकदमे की फ़ाइल जज साहब के सामने पेश की और कार्रवाई शुरू हो गई। ये कोई दूसरा मुकदमा था। वकला की बहस चलती रही और जज साहब गौर से सुनते रहे। फिर समाअत मुलतवी करते हुए जज साहब ने दूसरे मुकदमे की फ़ाइल उठा ली। इसी तरह मुकदमे निमटते रहे और आखिरकार मुराद की बारी भी आ गई। नाम पुकारा गया। मुराद अदालत के कटहरे में जा खड़ा हुआ। उसके सामने दूसरे कटहरे में इंस्पेक्टर खुर्शीद, कृष्ण चंद और अजरा खड़े थे। जज साहब ने मुराद से मुखातब होकर पूछा, आपके गवाहान आए हैं? जी सर, तीनों गवाह मौजूद हैं, उसने मुअद्दब जवाब दिया। ठीक है, आप इधर बैठ जाएं। जज साहब ने अदालत में पड़ी कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा और पेशकार से गवाहान को तलब करने को कहा। मुराद कटहरे से निकलकर कुर्सी पर बैठ गया। अफजल का नाम पुकारा गया और अफजल फ़ौरन ही कटहरे में हाज़िर हो गया। तारिक साहब उठकर अफजल के सामने आ खड़े हुए और सवालात शुरू किए। आपका नाम? अफजल। आप क्या करते हैं? जी, मैं पिपरी के इलाके में होटल चलाता हूँ। आप मुराद को जानते हैं? जी हाँ, आज से पहले सिर्फ़ एक मुलाकात हुई है। कब और कैसे? ये कुछ अरसा पहले की बात है जी। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। मुराद मेरे होटल में दाखिल हुआ। उस वक्त इनकी हालत बहुत ख़राब थी। कपड़े फटे हुए और बहुत मैले थे। सर में बहुत मिट्टी पड़ी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे ये कई माह से नहाए नहीं हैं। दाढ़ी बड़ी हुई थी। बहरहाल जी, बहुत ख़राब हालत में थे ये, और ये बिल्कुल फ़कीर और मलंग बाबा नज़र आ रहे थे। मैंने इनको देखकर डांटा भी था। उन्होंने मुझसे कहा कि ये चाय पीने आए हैं और भी कुछ कहा था जो मुझे याद नहीं। इनकी बोलचाल से मुझे लगा कि ये किसी अच्छे ख़ानदान के पढ़े लिखे आदमी हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये डाकुओं से भाग कर आए हैं और डाकुओं ने इन्हें 3 माह से जरगमाल बना रखा था। मैं इनको अपने होटल के पीछे वाले कमरे में ले गया। फिर थोड़ी देर बाद ईदी के एक एम्बुलेंस होटल पर आई। उन्होंने ड्राइवर से बात की और उसके साथ चले गए। बस मेरी इतनी ही मुलाकात हुई थी। मुराद के जाने के बाद तुमने क्या किया? मैं क्या करता जी, दरअसल मैं खुद खौफजदा हो गया था कि अगर डाकू मुराद का पीछा करते करते वहाँ आ गए तो क्या होगा। इसलिए मैं तो खुद चाहता था कि ये जल्दी वहाँ से चला जाए। बस ये ईदी वाले के साथ चला गया तो मैंने शुक्र किया। अफजल का बयान रिकॉर्ड हो चुका था। फिर इस पर जिरा के लिए खुर्शीद का वकील आगे बढ़ा और अफजल से सवालात शुरू किए। आप मुराद को कब से जानते हैं? जी, मैंने बताया तो है कि मैं इससे सिर्फ़ एक दफ़ा मिला हूँ। इसके अलावा मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। फिर तुम्हें इसका नाम कैसे मालूम है? नाम मुझे अभी मालूम हुआ है जब मैं गवाही के लिए आया हूँ और अदालत से बाहर मेरी मुलाकात इससे हुई थी। मुराद जब तुम्हारे होटल में आया था तो उस दिन क्या तारीख़ थी? जी, तारीख़ तो मुझे याद नहीं। ये कोई 1 महीने पहले की बात है। मुराद ने तुम्हें बताया था कि ये डाकुओं से भागकर आया है। याद करके बताओ कि क्या इसने यही कहा था? जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि उसने यही कहा था। इस पर वकील ने जिरा ख़त्म कर दी। फिर दूसरे गवाह सकलैन को बुलाया गया और तारिक साहब ने सवालात का सिलसिला शुरू किया। नाम? गुलाम सकलैन। काम क्या करते हैं? मैं ईदी सेंटर ठट्टा का इंचार्ज हूँ। आप मुराद को कब से जानते हैं? मैं ज़िंदगी में सिर्फ़ 2 बार इनसे मिला हूँ और ये एक रात मेरे मेहमान रहे हैं। कब और कैसे? मैं एक मरीज़ को सिविल अस्पताल कराची में छोड़कर वापस ठट्टा जा रहा था। पिपरी में चाय पीने के लिए होटल पर रुका तो मुझे होटल का बैरा चाय पीने से पहले ही बुलाकर होटल के पीछे वाले कमरे में ले गया। वहाँ मुराद और होटल का मालिक अफजल खड़े थे। मुराद की हालत बहुत ख़राब थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने बताया कि मैं ठट्टा जा रहा हूँ। फिर मुराद ने मुझे बताया कि वो डाकुओं से भाग कर आया है और इसे मेरी मदद की ज़रूरत है। मैंने इससे पूछा कि किस किस्म की मदद चाहिए तो उसने मेरे साथ चलने को कहा। बस मैं इसको साथ लेकर ठट्टा आ गया। वो रात ये मेरे साथ सेंटर में रहा और फिर कराची वापस आ गया। इसके बाद कब मुलाकात हुई मुराद से?
ये चंद दिन कबल मेरे पास ठट्टा आया था और बताया था कि केस के सिलसिले में मेरी गवाही की ज़रूरत है। मैंने गवाही देने की हामी भर ली और फिर आज ही मुलाकात हुई है। इस पर तारिक साहब ने वकील सफाई को जिरा की दावत दी और उसने जिरा शुरू की। आपको अच्छी तरह याद है कि मुराद ने यही कहा था कि वो डाकुओं से भागकर आया है। जी हाँ, उसने यही कहा था। आप फिर इसको लेकर ठट्टा जाने के बजाय पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? उस वक्त रात का पिछला पहर था और मैं भी ड्यूटी पर था, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह थाने जाएंगे। फिर सुबह को मुराद कराची वापस आ गया। आप उसको थाने क्यों नहीं ले गए? मैंने इससे कहा था, मगर उसने कहा कि कराची का केस है, ठट्टा थाने वाले केस नहीं लेंगे। ये बात मेरी भी समझ में आती थी, इसलिए मैं खामोश हो गया और मुराद को वापस कराची आ गया। मुराद जब रात को तुम्हारे साथ था तो तुम्हारी कुछ बातें तो हुई होंगी? कोई ख़ास बात नहीं। उसने अपने मुतल्लिक बताया था कि वो बिजनेसमैन है और कराची में इसका ऑफिस है। इसे तकरीबन 3 माह कबल डाकुओं ने अगवा किया था और अब वो मौका पाकर वहाँ से फ़रार होकर आया है। इस पर वकील सफाई ने जिरा ख़त्म कर दी। दोनों गवाहों के बयानात के बाद खुर्शीद, कृष्णचंद और अजरा के चेहरों पर इत्मीनान झलक रहा था और वकील सफाई भी बहुत खुश नज़र आ रहा था, क्योंकि इन दोनों के बयानात से कहीं से भी खुर्शीद का जुर्म साबित नहीं होता था। मगर जब तीसरे गवाह का नाम पुकारा गया तो खुर्शीद के चेहरे का रंग बदल गया और वो बहुत बेचैन नज़र आने लगा। और जब परियल इसके सामने कटहरे में आकर खड़ा हुआ तो खुर्शीद पर सख्ता सा तारी हो गया। उसकी हालत दीदनी थी। तारिक साहब परियल की तरफ बढ़े और सवालात का सिलसिला शुरू किया। आपका नाम? परियल। आप क्या काम करते हैं? जी, मैं कुछ अरसा पहले तक पुलिस में कांस्टेबल था और अब बेरोज़गार हूँ। पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ी? जी, मैंने नौकरी छोड़ी नहीं, बल्कि मुझे बर्खास्त कर दिया गया था। क्यों? दरमियान में वकील सफाई बोल पड़ा। मिलॉर्ड, इन सवालात का मुकदमा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तारिक साहब ने बरजस्ता जवाब दिया। मिलॉर्ड, इन सवालात का ताल्लुक़ मुकदमा से है और बहुत गहरा है। मैं अदालत से इस्तदा करता हूँ कि इस गवाह के बयान में किसी किस्म की रुकावट न डालने दी जाए, क्योंकि ये बहुत अहम गवाह है। अदालत ने वकील सफाई का इतराज़ रद्द करते हुए तारिक साहब को कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया और तारिक साहब ने दोबारा परियल से सवाल किया। हाँ परियल, आपको नौकरी से क्यों निकाला गया? जनाब, असल में तो मुझे नौकरी से मुराद की वजह से निकाला गया है, मगर बहाना दूसरा बनाया गया है। अपनी इस बात की वजाहत करें और तफसील से अपनी बात मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताएं। ये तकरीबन 4 माह पहले की बात है सर। मुझे इंस्पेक्टर खुर्शीद साहब ने हुक्म दिया कि मैं वर्दी पहनकर तैयार हो जाऊं, एक रेड पर चलना है। मैं और मेरे दूसरे साथी तैयार होकर इंस्पेक्टर साहब के साथ मोबाइल पर रवाना हुए। मलीर के इलाके में एक बंगले पर छापा मारा और वहां से मुराद को गिरफ़्तार करके लाई। मुराद पर इल्ज़ाम था कि उसने कृष्णचंद की बीवी और बच्ची को अगवा करने की कोशिश की है। अब मुराद को गिरफ़्तार करके थाने में ले आए। थाने लाकर लाकअप में बंद कर दिया गया। 2 दिन तक लाकअप में रखने के बाद खुर्शीद साहब के हुक्म पर इसे नेशनल हाईवे के करीब एक वीरान मकाम पर एक कोठरी में मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ मुराद पर खुर्शीद साहब और जमादार याकूब खान ने बहुत तशद्दुद किया। मेरी ड्यूटी भी वहीं लगाई गई थी। मैं 3 माह तक मुराद की निगरानी करता रहा। मेरे इल्म में था कि थाने में मुराद के ख़िलाफ़ कोई FIR भी दर्ज नहीं की गई थी, मगर इसके बावजूद मुराद को कैद कर रखा था और इस पर बेपनाह तशद्दुद किया जाता रहा था। एक दिन मुराद ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। मुझे इस पर रहम आ गया और मैंने उसको वहाँ से भगा दिया। इस पर खुर्शीद साहब मुझ पर बिगड़ गए। कानूनी तौर पर तो वो मेरा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि मुराद के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं था, लेकिन अफसर होने के बायस उन्होंने मुझे बहुत जलील किया। मेरी गैरत ने गवारा ना किया और मैंने इनको कह दिया कि मैंने जो किया है ठीक किया है। किसी बेगुनाह पर इतना जुल्म मुझसे नहीं देखा जाता। जिस पर खुर्शीद साहब आग बगोला हो गए। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी और वो मुझे जान से तो ना मार सके, अलबत्ता उन्होंने SP साहब के पास शिकायत करके मेरी नौकरी ख़त्म करा दी और जब से मैं बेरोज़गार हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि जिस कोठरी में मुराद को रखा गया था वो किस की है? जी हाँ, वो दरअसल खुर्शीद साहब की ज़मीन है और उन्होंने वहाँ पर वो कोठरी फालतू सामान वगैरह रखने के लिए बनवाई थी। पुलिस ने मुराद को गिरफ़्तार करके हफ्से बेजा में क्यों रखा, जबकि इसके ख़िलाफ़ कोई FIR भी दर्ज नहीं की गई थी।
इसका इल्म मुझे पहले तो नहीं था, मगर मुराद को गिरफ़्तार करने के 2 दिन बाद ही मुझे पता चला कि कृष्ण चंद ने खुर्शीद साहब को 5 लाख रुपए इस काम के लिए दिए हैं। कृष्ण चंद ने इस रकम के एवज़ खुर्शीद साहब से ये मुतालबा किया था कि वो मुराद को किसी ऐसे केस में फंसाएं जिसमें इसे कम अज़ कम उम्र कैद की सज़ा मिले। फिर खुर्शीद ने मुराद पर केस क्यों नहीं बनाया? जी, दरअसल उस वक्त ऐसा कोई केस थाने में नहीं था जो मुराद के खाते में डाला जाता, और इसी वजह से मुराद को वहाँ छुपा रखा था कि कोई बड़ा केस बने तो इसकी FIR मुराद के नाम काट दी जाए, और अगर मुराद को मैं ना भगाता तो कुछ ही दिन बाद इस पर कत्ल का केस डाल दिया जाता, क्योंकि इसके वहाँ से भागने के 2 दिन बाद ही हमारे इलाके में कत्ल की वारदात हो गई थी। कृष्ण चंद ने जो रकम खुर्शीद को दी थी उसमें से तुम्हें भी हिस्सा तो मिला होगा? जी हाँ, मुझे भी 10,000 रुपये मिले थे। फिर तुमने मुराद को भागने में मदद क्यों दी? सिर्फ इंसानियत के लिए। मुराद पर जुल्म हद से बढ़ रहा था, और फिर मैंने मुराद से उसकी कहानी सुनी तो मुझे इस पर तरस आ गया। मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर इसे भगा दिया। इस पर तारिक साहब ने सवालात का सिलसिला ख़त्म करके वकील सफ़ाई को जिरा के लिए कहा। वकील सफ़ाई बहुत नर्वस नज़र आ रहा था। उधर खुर्शीद, कृष्ण चंद और अजरा के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वकील सफ़ाई जिरा के लिए परियल के रूबरू आ खड़ा हुआ और सवालात शुरू किए। परियल, तुमने अपने बयान में कहा है कि खुर्शीद ने SP के पास शिकायत करके तुम्हारी नौकरी ख़त्म करा दी। तुम ये बताओ कि SP के पास क्या शिकायत की गई थी? मेरे खिलाफ चार्जशीट बनाई गई थी कि मैंने ड्यूटी के दौरान एक शख्स से 5,000 रुपये छीन लिए थे। तुमने अपनी सफाई में SP साहब से कुछ नहीं कहा? मैंने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, मगर मेरे बाला अफसर की शिकायत थी, इसलिए मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी गई और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो कोठरी जहां बकौल तुम्हारे मुराद को कैद रखा गया था खुर्शीद की मलकियत है? मैं इससे पहले भी कई दफ़ा वहां जा चुका हूं। इस कोठरी से कुछ फासले पर ओताक भी मौजूद है जहां अक्सर खुर्शीद साहब के मेहमान जाकर ठहरते रहते हैं। तुम कृष्ण चंद को कब से जानते हो? ये तकरीबन 3 साल से थाने में अक्सर आते रहते हैं। ये खुर्शीद साहब के बहुत गहरे दोस्त हैं। बस इसी हद तक मैं कृष्ण को जानता हूँ। तुम ये कैसे कहते हो कि मुराद पर कत्ल का केस बनने वाला था? मुराद के भागने के 2 दिन बाद इलाके में कत्ल हुआ था और खुर्शीद साहब ऐसे ही किसी केस की तलाश में थे। मैंने इसलिए कहा था कि अगर उस वक्त मुराद खुर्शीद साहब के कब्ज़े में होता तो यकीनन इस केस की FIR मुराद के नाम पर कटती। तुमने 10,000 रुपये हिस्सा लिया था, क्या सही है? मैं बता चुका हूँ कि मुझे 10,000 रुपये मिले थे। फिर तो तुम भी खुर्शीद के साथ शामिल हुए। मैं उस वक्त खुर्शीद का ज़ेर दस्त था। मुझे हर वो काम करना था जिसका मुझे हुक्म मिलता। बाकी रकम तो जो किसी के हिस्से में आती है वो उसे मिलती ही है, सो मैंने भी ले ली। तुमने अपने बयान में कहा है कि तुमने मुराद की मदद सिर्फ इंसानियत की खातर उस पर रहम खाकर की थी, मगर ये ख्याल तुम्हें 3 माह बाद क्यों आया? जब मुराद को कैद किया गया था उस वक्त इस पर रहम क्यों नहीं आया? वकील साहब, बात यह है कि मैं पुलिस का एहलकार था और हमारे पास तो रोज़ाना ही मुलज़िम लाए जाते हैं। पहली नज़र में देखते ही तो हमें पता नहीं चलता था कि मुलज़िम बेगुनाह है। मुराद के साथ मेरी 3 माह तक ड्यूटी रही। मैंने खुद भी इसे देखा और इसकी कहानी सुनी। फिर ये कि मैं शहर जाकर उसके बयान की तस्दीक भी कर चुका था। जब मुझे यकीन हो गया कि ये वाकई मज़लूम है तो मैंने उसकी मदद की। तुम्हें मुराद ने वहाँ से फ़रार होने में मदद करने पर क्या इनाम दिया? इनाम? मैंने तो मुराद की शक्ल उस वाक़े के बाद 2 दिन कबल ही देखी है, और फिर मुराद मुझे क्या इनाम देता? ये बेचारा तो खुद ही लुट पुट चुका है। इसके पास तो खुद भी कुछ नहीं बचा, और ना ही मैंने इनाम के लालच में ये सब कुछ किया था। अच्छा, ये बताओ कि तुम कृष्ण चंद को जानते हो? वकील साहब, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि कृष्ण चंद गुज़श्ता 3 सालों से थाना में अक्सर व बेशतर खुर्शीद साहब के पास मिलने के लिए आता रहता है। मैंने तुमसे पूछा है कि तुम कृष्ण चंद को पहचानते हो? हाँ। क्या वो इस वक्त अदालत में मौजूद है? मेरे सामने वाले कटहरे में खुर्शीद के साथ कृष्ण चंद ही खड़ा है। तुम्हारे बकौल तुम्हारी नौकरी खुर्शीद की वजह से ख़त्म हुई थी, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि तुम इंतकामन खुर्शीद के ख़िलाफ़ झूठी गवाही दे रहे हो। हरगिज़ नहीं, मैंने एक एक लफ्ज़ सच कहा है।
परियल पर जिरा ख़त्म हुई। वकील सफाई उल्टे सीधे सवालों की वजह से तारिक साहब की पोजीशन और भी मजबूत हो गई थी। दूसरे लफ्ज़ों में वकील सफाई ने घबराहट में तारिक साहब को सपोर्ट किया था। इस वजह से तारिक साहब के चेहरे पर बला का इत्मीनान था और मुराद मुकदमे की कार्रवाई देखकर महजूज हो रहा था। दूसरी तरफ खुर्शीद, कृष्ण चंद और अजरा को अपनी नाकामी का यकीन हो चुका था और उनके खौफजदा चेहरों से उनकी बेबसी साफ पड़ी जाती थी। परियल का बयान ख़त्म होने पर जज साहब ने ऐलान किया, मुकदमे के अहम गवाह परियल के बयान से इस बात की तस्दीक होती है कि मुलज़म इंस्पेक्टर खुर्शीद अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए मुस्तगीस के साथ जुल्म व ज़्यादती का मुर्तकब हुआ है। गो कि फ़िलहाल इस्तगासा अपने इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर साबित नहीं कर सका, लेकिन शक की बुनियाद पर अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि इंस्पेक्टर खुर्शीद को मुअत्तल करके हिरासत में रखा जाए और आइंदा पेशी पर इसे पुलिस की ज़ेर हिरासत अदालत में पेश किया जाए। मुकदमे की कार्रवाई आइंदा समाअत तक मुलतवी की जाती है। जज साहब के हुक्म पर फ़ौरन ही इंस्पेक्टर खुर्शीद को हिरासत में ले लिया गया। कृष्ण चंद और अजरा पुलिस की ज़ेर हिरासत अदालत से बाहर निकले तो तीनों ही मुराद की तरफ खूनखार नज़रों से देख रहे थे। वो परियल को साथ लेकर तारिक साहब की मय्यत में अदालत से बाहर आ गया। तो नाजरीन, ये थी खजान रसीदा की चौथी किस्त। इस शानदार नावल की 5वीं किस्त के साथ बहुत जल्द दोबारा हाज़िर होंगे। उम्मीद है कि आपको अगली किस्त का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किस्त नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।